पेरेनकाइमा पे चर्चा की थी। आज हम पढ़ रहे हैं कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों सिंपल टिश्यू के पार्ट हैं। पेरेनकाइमा पे चर्चा कंप्लीट हो गई थी। आज हम देख रहे हैं कोलेनकाइमा को। कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक। सबसे पहले बात आती है कि पेरेनकाइमा वर्ड किसने दिया, कोलेनकाइमा वर्ड किसने दिया। ये वर्ड दिया गया स्लाइडेन के द्वारा। पेरेनकाइमा वर्ड किसने दिया था, एन ग्रू ने। दूसरी बात आती है कि कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ये भी जीवित होती हैं। बिल्कुल कैसे, पेरेनकाइमा की सेल्स भी कैसी थी, जीवित सेल्स थी। कोलेनकाइमा की सेल्स भी जीवित होती हैं, लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है कि ये ऐसी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं। ये जहाँ पर मिलेंगी उस पादप अंगों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती हैं। कौन, कोलेनकाइमा प्रदान करता है। हम बात करते हैं कि पेरेनकाइमा जीवित है, लेकिन वो इस प्रकार का कोई सामर्थ्य प्रदान नहीं करता। हम कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की संरचना की बात करें, ये थोड़े बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, बहुभुजीय हमें दिखाई देती हैं। तुलना के रूप में हम देख लेते हैं कि पेरेनकाइमा में किस प्रकार का व्यवस्था मिली थी, चतुर्दश फलकीय टेट्राकाइडेकाहेड्रोन, उसमें सम्मिति मिलती है। 14 अन्य कोशिकाओं के साथ वो संपर्क में रह सकती है एक पेरेनकाइमा की कोशिकाएं। उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन ये अधिकतम 14 फलक वाली कोशिकाएं हो सकती हैं। लेकिन कोलेनकाइमा की बात करें, वो बहुभुजीय हैं, उसमें इतने ज़्यादा फलक नहीं मिलते जितने पेरेनकाइमा में मिलते हैं। हम बात करते हैं कि ये यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान कर रही हैं। ये यांत्रिक सामर्थ्य क्यों प्रदान करती हैं, क्योंकि हम कोलेनकाइमा की सेल्स को जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कुछ स्थूलन मिलते हैं। उनकी सेल वॉल में कुछ पदार्थों का जमाव हो गया है। स्थानीकृत रूप से, लोकलाइज्ड रूप से हमें कुछ स्थूलन देखने को मिलते हैं। ये स्थूलन एक दूसरे से कोशिकाओं को मजबूती के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं और इसी कारण से वह पादप अंग को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान कर पाता है। कौन, कोलेनकाइमा। ये जो स्थूलन है वो किसके बने होंगे, ये स्थूलन बने होते हैं पेक्टोसेल्यूलोज के। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाओं में पेक्टोसेल्यूलोज के स्थानीकृत लोकलाइज्ड थिकनिंग स्थानिक स्थूलन पाए जाते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ अत्यंत मजबूती के साथ ये जुड़ पाते हैं इसकी कोशिकाएं और पादप अंग को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हम बात करते हैं कि पेक्टोसेल्यूलोज का स्थूलन है, इसीलिए ये सेल क्या हैं, जीवित हैं, कि ये मेटाबॉलिज्म इनमें हो सकता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान भी हो सकता है और ये उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं। यदि ये स्थूलन पेक्टोसेल्यूलोज का नहीं होकर लिग्निन का होता तो यह सेल क्या हो जाती, डेड हो जाती, मृत हो जाती। तो यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि पेरेनकाइमा की सेल्स भी जीवित होती हैं और कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स भी जीवित होती हैं। अंतर क्या आया इन दोनों में, अंतर ये आया कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं प्लांट में फूड स्टोरेज का कार्य कर रही हैं और वो प्लांट को कोई पादप के उस भाग को कोई मजबूती प्रदान नहीं कर रही, लेकिन कोलेनकाइमा की सेल्स उसको मजबूती भी प्रदान कर रही हैं और जीवित होती हैं। इसके आगे की बात हम करते हैं। तीसरा बिंदु हम देखेंगे कि जनरली कोलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का कार्य आप सभी को पता है क्या है, फोटोसिंथेसिस। अतः कोलेनकाइमा की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। जबकि पेरेनकाइमा की हम बात करें
पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या था? फूड स्टोरेज। लेकिन पेरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन हमने देखा था, कौन सा था? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरेनकाइमा, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यही मॉडिफिकेशन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। बाकी जितना भी पेरेनकाइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिल रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। पेरेनकाइमा का केवल एक मॉडिफिकेशन क्लोरेनकाइमा, जो लीफ में मीजोफिल सेल्स जो हैं वो किसकी हैं? पेरेनकाइमा ही टिश्यू है वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। आगे की हम बात करें कि पेरेनकाइमा के बारे में हमने बात कर ली थी कि कहाँ मिलता है। ये सभी पादप भागों में, सभी पादप वर्गों में पाया जाता है। अतः यह क्या है? यह एक यूनिवर्सल टिश्यू है। पेरेनकाइमा क्या है? यूनिवर्सल टिश्यू होता है। तो कोलेनकाइमा कैसा होता है? कोलेनकाइमा यूनिवर्सल नहीं होता। कोलेनकाइमा के बारे में एक ही बात ध्यान रखें कि कोलेनकाइमा उत्तक, शाकीय, द्विबीजपत्री पौधों के तने की एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। कोलेनकाइमा शाकीय, ऐसे द्विबीजपत्री पौधे जिनमें लकड़ी का निर्माण नहीं हुआ है, वुड का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे में ही मिलेंगे, द्विबीजपत्रियों में ही मिलेंगे। और तीसरा, पादप सतह के नज़दीक, यानी एपिडर्मिस सबसे बाहरी सतह होती है, उसके ठीक नीचे मिलेंगे, हाइपोडर्मिस में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता है। हाँ, कुछ एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो लीफ है उसके मार्जिन्स पे भी देखने को मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये इसका मेन जो स्थान है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये कहाँ नहीं मिलेंगे? पहली बात, वो प्लांट जो वुडी हो चुका है, वो पादप भाग जो वुडी हो गया है, जिसमें काष्ठ का निर्माण हो गया है, वहाँ कभी भी कोलेनकाइमा नहीं पाया जाएगा। दूसरा, द्विबीजपत्रियों में तो मिलेगा, लेकिन एक बीजपत्रियों में, मोनोकोट्स में नहीं पाया जाएगा। तीसरा, तने में मिलेगा, तो कहाँ नहीं मिल रहा है? रूट में नहीं मिलेगा। अब खुद सोचिए, एक ऐसा उत्तक जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, वह रूट में मिलकर क्या करेगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, रूट में होगा तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो इसलिए कोलेनकाइमा वुडी प्लांट में नहीं मिलता, वुडी प्लांट ग्रीन नहीं दिखाई देंगे। दूसरा, रूट में नहीं मिलेगा, एक बीजपत्रियों में नहीं मिलेगा। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, वो ऐसे स्थान जो पादप में गहराई में स्थित है, गहरे पादप भागों में भी नहीं पाया जाएगा। हमने देखा कि यह कहाँ मिल रहा है? जो शाकीय द्विबीजपत्री तने हैं उनमें अधिचर्म के ठीक नीचे मिल रहा है, तो वहाँ तक प्रकाश पहुँच सकता है। वो प्लांट कैसा दिखाई देगा? उसका तना हरा दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं कि गहरे पादप भागों में नहीं मिलेगा। यदि उसकी गहराई अंदर की तरफ है, मान लो हम बात कर रहे हैं तने के पिथ में पेरेनकाइमा सेल्स मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा गहराई पिथ में हमें कोलेनकाइमा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतनी गहराई तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, और वहाँ पर इस यांत्रिक मजबूती की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिक मजबूती यदि बाहर से मिलेगी तो वह पौधे के लिए लाभदायक है। जैसे आपने देखा होगा कि तने के पौधे को यदि हम पकड़ के मोड़ते हैं तो उसके बाद वह सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन बाजरे के पौधे को मोड़े तो वह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो तना है वह क्या है? द्विबीजपत्री है। उसके तने में, वो तना कैसा है? उसका शाकीय है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है, उसमें काष्ठ का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको मोड़ने पर वह वापस अपने आप सीधा खड़ा हो रहा है कोलेनकाइमा के कारण।
और हम बात करें बाजरे की, बाजरा कैसा होता है, एक बीजपत्री होता है। क्या एक बीजपत्री में हमने बात की कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता है, तो एक बीजपत्री के तने को यदि हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, वह टूट जाएगा। तो ये हमें समझ में आया कि किस प्रकार कोलेनकाइमा यांत्रिक मजबूती प्रदान कर रहा है और कहाँ पर पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कोलेनकाइमा के प्रकारों के बारे में। क्या अलग अलग पौधों में इसमें कुछ एक अंतर देखने को मिला है, उसके आधार पर ही 3 प्रकार के इसके रूपांतरण हैं। पहला हम बात करते हैं लेमिलर कोलेनकाइमा, जिसे हम प्लेट कोलेनकाइमा भी बोलते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं एल्वियोलर या एंगुलर, और तीसरा है लैक्यूनर। प्लेट नाम से ही समझिए, यदि कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि कोशिकाओं की एक लेयर, दूसरी लेयर, इनके मध्य की जो उभय भित्ति होगी, उस उभय भित्ति पर पूरे के पूरे पेक्टोसेल्यूलोज का स्थूलन हो जाए, तो कैसा कोलेनकाइमा होगा, लेमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा। एंगुलर की हम बात करें, एंगुलर नाम से स्पष्ट है कि यदि कोनों पर लोकेलाइज थिकनिंग हो तो हम उसको बोलेंगे एंगुलर। और तीसरा है लैक्यूनर, कि बीच में कोई लैक्यूना बन रहा है, कोई केविटी बन रही है, उस केविटी के किनारों पर हो। हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि लेमिलर में क्या होगा, ये कोशिकाओं की कोई एक लेयर है, ये कोशिकाओं की दूसरी लेयर है। हम देख रहे हैं कि ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर जो सेल वॉल है वो कॉमन है। इसी सेल वॉल पर बहुत अधिक मात्रा में यदि पेक्टोसेल्यूलोज का स्थूलन हो जाए, कि स्थूलन किसका मिलेगा, हमेशा पेक्टोसेल्यूलोज का, तो इस प्रकार के स्थूलन वाला जो कोलेनकाइमा होगा उसे हम क्या कहते हैं, लेमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा। एग्जाम्पल कौन है इसका, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के तने में कहाँ मिलेगा, उसके स्टेम में मिलेगा, रूट वगैरह में तो मिल ही नहीं सकता कोलेनकाइमा। आगे हम बात कर रहे हैं एंगुलर। हम जानते हैं कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुभुजीय। यदि इन बहुभुजीय कोशिकाओं के कोनों पर जहाँ एंगल्स बन रहे हैं, उन कोनों पर यदि पेक्टोसेल्यूलोज की लोकेलाइज थिकनिंग हो जाए, कार्य दोनों वो सेम ही करेंगे, यांत्रिक मजबूती प्रदान करेंगे। इस प्रकार के स्थूलन को होने के पश्चात जो कोलेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है, हम क्या कह रहे हैं उसको, एंगुलर कोलेनकाइमा। और इसका एग्जाम्पल कौन है, धतूरा। धतूरा, टमाटर, इनके तने में किस प्रकार का मिलता है, एंगुलर। और तीसरा है लैक्यूनर। यदि कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि वो अपने कोशिकाओं की लेयरिंग के बीच में एक केविटी बन रही है, एक खाली जगह बन रही है, हम देखेंगे कि ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की तरफ जितनी भी सेल वॉल आ रही हैं, उन सेल वॉल में यदि पेक्टोसेल्यूलोज का स्थूलन हो जाए तो इस प्रकार का स्थूलन जिस कोलेनकाइमा को बनाएगा वह कौन सा होगा, लैक्यूनर। यह किस में मिलता है, कुकुरबिटा स्टेम में मिलेगा, कुकुरबिटा के तने में यह देखने को मिलता है। इसके कार्यों की हम बात करें तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्या काम करेगा, पहला यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करेगा, दूसरा चूंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है अतः यह प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करेगा। इस प्रकार कोलेनकाइमा टिश्यू को हमने देख लिया है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।